नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। सिनोली उत्खनन ने भारत में रहने वाले ब्राह्मणों तथा उनके दलालों की नींदें हराम कर रखी हैं। 31 मार्च 2018 ये वो दिन था जो ब्राह्मणवादियों पर काल बनकर आया। उनकी रातों की नींद उड़ा दिया, दिन का चैन उड़ा दिया। ऐसा लगा जैसे बेहद ही सर्द मौसम में ब्राह्मणवादियों को किसी ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर वाले पानी उड़ेल दी हो। दरअसल द जीनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया नाम से जीव विज्ञान की सबसे चर्चित प्रिंटिंग सर्वर बायो आर्काइव पर डीएनए रिसर्च प्रकाशित हुई थी। इस रिसर्च में दुनिया भर के नामचीन 92 वैज्ञानिकों ने मिलकर यह रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें 612 व्यक्तियों के प्राचीन डीएनए तथा आधुनिक समय के 1789 व्यक्तियों के जीन समूह व्यापी आंकड़ों से तुलना की गई थी। इस डीएनए रिपोर्ट से जो सामने आया वो इतना ज्यादा चौंकाने वाला था कि उस सदमे से ब्राह्मणवादी जिंदगी में कभी नहीं उबर पाएंगे। जो ब्राह्मणवादी दिन रात रामायण महाभारत की गाथा और वेदों की गाथा लाखों साल पुराने बताते आए हैं, हजारों साल पुराने बताते आए हैं, इन सब पर अचानक से विराम लग गया। इस रिपोर्ट ने यह जाहिर कर दिया कि ब्राह्मण विदेशी है, वो परजीवी है और झूठी गप गाथाएं परोस रहा है। चारों तरफ से आवाजें बुलंद होने लगी। इस डीएनए रिपोर्ट पर बहुत सारी पुस्तकें आई हैं। टोनी जेसेफ ने भी इसी डीएनए आधारित एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्ली इंडियंस, और वो काफी प्रसिद्ध पुस्तक है। उसी के पेज 140 पे वो लिखते हैं, मैं हिंदी वर्जन सुना रहा हूँ। बहुत से अध्ययनों ने बार बार यह दर्शाया है कि निचली जातियों की तुलना में ऊंची जातियों में R1A की प्रधानता बहुत अधिक है और ब्राह्मणों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की तुलना में लगभग दुगुनी है। इसीलिए जो हम देखते हैं कि वह एक विशिष्ट आनुवांशिक निशानी है जो इंडो यूरोपियन भाषा भाषी मुल्कों में प्रभावी है और जिसकी हिंदुस्तान में इंडो यूरोपियन भाषाओं की प्राचीनतम परत संस्कृत के पारंपरिक रखवालों के बीच असाधारण रूप से बुलंद मौजूदगी भी है। यानी इस रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो भी संस्कृत ग्रंथ के रखवाले हैं यानी ब्राह्मण, उनमें जो यूरेशियन या फिर इंडो यूरोपियन भाषा क्षेत्र में जो डीएनए पाया जाता है वो डीएनए इनमें अत्यधिक मात्रा में है, लगभग डबल मात्रा में पाया गया है। और ऐसा डीएनए यूरेशियन क्षेत्रों में पाया गया है और इसकी डेट भी बताई गई आज से 2000 साल के करीब की, यानी कि ब्राह्मण विदेशी है। तो फिर उसके सारे के सारे संस्कृत ग्रंथ की जो कपोड़बाजी है कि ये पुराने हैं वो पुराने हैं, वो सारी की सारी धरी रह जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ब्राह्मणवादी जो कि भारत के सभी उच्च पदों पर बने हुए हैं, ASI में भी उनका ही कब्जा है। तो जब इन लोगों ने मिलकर सीक्रेट्स ऑफ सिनोली बनाई है तो किस कदर खुद विदेशी साबित हो रहे हैं, इसी बात को दबाने के लिए ये जो भी यहाँ के मूल निवासियों का, यहाँ के बहुजन वर्ग SC ST OBC के जो भी सबूत मिल रहे हैं उत्खनन को, उस पे जबरदस्ती अपने धार्मिक ग्रंथों को घुसेड़ रहे हैं। अगर आपने सीक्रेट ऑफ सिनोली रिव्यू का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और SJ लाइव 9 नहीं देखा है, जो कि रेशनल वर्ल्ड पे मैंने यह वीडियो लाइव आकर दिया था, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। दोनों वीडियो की लिंक मैंने पिन कमेंट में भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी। उसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि जिस वेद से ये सिनोली में मिले कब्रों की तुलना कर रहे थे, उन वेदों में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। और मैंने एक वेद नहीं 5-5 अलग अलग भाष्यकारों के वेद दिखाए हैं। दरअसल ब्राह्मणवादियों का इतिहास रहा है कि ये आज तक मक्खी भी नहीं मार पाए हैं। सोमनाथ मंदिर में जब लुटेरे आए तो अपनी गर्दन कटवा लिए, लेकिन लड़ाई नहीं की। सारे भारत के मंदिर मूर्ति लूटते रहे, पिटते रहे और ये बैठ के दिन रात देवी देवता की थाल बजाते रहे। जिंदगी भर चढ़ावे के पैसे से, हरामखोरी के पैसे से पेट पालते रहे और आज जब कब्र में से रथ निकल रहा है तो बता रहे हैं कि इनके बाप दादे बनाए। सीधी सी बात है, इनका किसी भी तरह की तकनीक इन्वेंशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनका अब तक का यही पेशा रहा है, जहां जहां इनको खैरात मिल जाए फ्री में, उसी को खा पी कर मुंह से शब्द गपोड़ कर जीवन पालन करना। अब आइए हम देखते हैं कि रथ पर इतना इनने बवाला क्यों कर रखा है। दरअसल जिस ऋग्वेद से ये तुलना कर रहे हैं उसका लिखित प्रमाण 500 साल से भी ज्यादा पुराना नहीं है। ऐसे में उससे तुलना करना बेहद ही घटियापन, मूर्खता
क्रूरतापूर्ण और हरामीपन को दर्शाता है। लेकिन ये करे तो करे क्या, इनकी तो ऐसे ही फटेली है कि कैसे भी ये साबित कर दें कि नहीं ये यही भारत के ही है। अब अगर इसको ही प्रमाण मान लिया जाए कि ऋग्वेद में रथ का और घोड़े का जिक्र है, इसीलिए उत्खनन में अगर रथ मिल गया तो वो ऋग्वेद का हो गया और ब्राह्मणों का हो गया। तो इसी स्टेटमेंट को आप इस तरह से देख लीजिए कि 1990 के दौर में स्टीफन स्पीलबर्ग ने डायनासोर पर कई सारी सीरीज लाई थी मूवीज के रूप में। तो स्टीफन स्पीलबर्ग के नाती पोते बच्चे ये दावा करने लगे कि नहीं, लाखों साल पहले डायनासोर का जिक्र हमारे दादाजी ने किया है, इसीलिए डायनासोर पर हमारा ही हक है। तो ये दावा आपको कैसा लगेगा? एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए किसी अफ्रीकन देश में कई हजार साल पुराने मकड़ियों के अवशेष मिले और स्पाइडरमैन कॉमिक्स के जो लेखक हैं उनके वंशज ये दावा करने लगे कि नहीं, स्पाइडरमैन में मकड़ियों का जिक्र है, इसीलिए इस उत्खनन में जो मकड़ी का अवशेष मिला है वो हमारे हैं और हमारी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। तो ये दावा कैसा लगेगा? यानी कि सीधी सी बात है कि किसी किताब में किसी का जिक्र आ जाना, किसी का लिखा जाना, और वैसी ही चीजें पूरी दुनिया में अगर पाई जा रही हो तो फिर उसे बड़े ध्यान से जांचना परखना होता है कि ये इससे ही रिलेटेड है या किससे रिलेटेड। अब ऋग्वेद का लिखित प्रमाण 550 साल से ज्यादा पुराना नहीं है, बहुत ज्यादा हम 1000 वर्ष भी मान लें, उससे पुराना नहीं मिला है हमें ऋग्वेद नाम का कोई किताब। लेकिन उससे पुराने हमें बौद्धों की बहुत सारी किताबें मिली हैं और उनमें भी रथ और घोड़ों का जिक्र है। यहाँ तक कि उत्खनन में घोड़े और रथों से बने हुए कलाकृतियां भी मिली हैं बौद्ध स्तूपों पे। तो फिर अगर वो दावा करें कि वो रथ उनका है तो उनका दावा तो और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। तो चूंकि भारत में बौद्धों की संख्या कम है, एएसआई में बौद्धों की संख्या नहीं है, तो ब्राह्मणवादी वहाँ पे जबरदस्ती हाथ साफ कर रहे हैं। ये बात आपको नोटिस करनी होगी और ध्यान देना होगा। असल घालमेल यही है। यानी सीधी सी बात है कि कब्र में रथ मिलने का जिक्र किसी भी ऋग्वेद की किताब में नहीं है, किसी भी वेद के किताब में नहीं है और न किसी ब्राह्मण ग्रंथ में है। इसीलिए जो भी तुलना कर रहा है वो बेहद ही बेहूदगी का परिचय दे रहा है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि क्या आज से 4000 वर्ष पूर्व घोड़े पाए गए हैं? क्या कहते हैं इस पर सिनौली में जो एएसआई के एक्सपर्ट्स हैं वो? मेरा मानना ये है कि 99 points of the Harappa civilization match with the Rigvedic civilization. But again, the next question is of horse. Why the horse? मैंने मजाक में एक सज्जन से कहा था, मैंने कहा यार साला घोड़ा नहीं है, आप ये खच्चर है। तो मैंने कहा जब घोड़ा साला है ही नहीं कहीं के ऊपर, हर एक आदमी वेस्टर्न स्कॉलर कहता है कि घोड़ा था नहीं। दरअसल सबने इधर उधर की बातें की है, सबूत किसी ने नहीं दिया, देते भी कहां से? कोई खच्चर की बात कर रहा है। जब हमारे पास हिमालय में पोनी हॉर्स था, उसको बोलते हैं छोटा हॉर्स होता था पोनी, यहाँ पे अवेलेबल था, तो हम जो है सेंट्रल एशिया से हॉर्स लेकर क्यों आएंगे? But in my opinion, there definitely we have struck upon the evidence of horse from India. इंटेलेक्चुअल एक्रोबेटिक्स है, नूरा कुश्ती है कि नहीं जी घोड़ा उस तारीख से हिंदुस्तान में उन व्यक्तियों के साथ आया, ऐसा नहीं होता। कोई हिमाचल में खच्चर मिलने की बात कर रहा है, कोई हवाबाजी गा रहा है, लेकिन सबूत कोई नहीं दे रहा। बीबी लाल ने नाम लिया कि गुजरात के सुरकोतादा में घोड़े की अस्थियां मिली हैं। This horse has been a debated item. There is evidence of horse at Surkoda. We have got bones of the horse. ये वही बीबी लाल हैं जिन्होंने आज से 2900 साल पहले महाभारत होने का दावा किया था और जो पूर्व जनपद थे मौर्य काल से पहले, उन्हीं की आपसी लड़ाई को महाभारत करार दे दिया। याद रखिएगा, 5000 साल वर्ष पूर्व नहीं, 2900 ईयर्स पूर्व। और ये वही शख्स हैं जो जबरदस्ती हड़प्पा को वैदिक आर्य साबित करने की बात करते रहते हैं। इनने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे डाला था जब रथ नहीं मिले थे हड़प्पा में, तब इनने ये कहा था इस देश की गर्म और नर्म जलवायु के लकड़ी का रथ या लकड़ी की बनी किसी भी चीज का मिलना मुश्किल है। कालीबंगा में मुझे लकड़ी की बनी कोई चीज नहीं मिली सिवाय अनाज के एक दाने के। लेकिन अब चूंकि चैरियट मिल चुका है, कब्र में मिल चुका है, सिनौली में मिला है, तो अब ये पूरा एड़ी चोटी लगा दिए हैं कि घोड़े का भी प्रेजेंस साबित कर दे। दरअसल ये इनकी जिद भरी ही है, बुढ़ापे की जिद है, और ब्राह्मणवादियों की तो आप जानते ही हैं। अब आइए मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ कि हड़प्पा में घोड़े के प्रमाण पर पूरी दुनिया की जो रिसर्च हुई है उनने क्या बातें कही हैं। पहला प्रमाण, हड़प्पा में बहुत से प्रतीक चिन्ह मिले, मुहरें मिली हैं, चित्रलिपि मिली है और बहुत से जीव जंतुओं के चित्र बने हुए हैं, लेकिन कहीं भी किसी घोड़े की आकृति नहीं मिली है। अब
अगर वो वैदिक काल था या वैदिकों से जुड़ा हुआ था तो ये तथाकथित वैदिक जिनमें घोड़े और रथों का अत्यधिक जिक्र है, तो घोड़ा तो जरूर मिलना चाहिए था किसी न किसी सील मुहर पर, लेकिन मिला ही नहीं। कहाँ से मिलेगा? वो वैदिक फैदिक काल होगा तब तो मिलेगा। दूसरा प्रमाण, जिस तथाकथित गपोड़ गाथा वैदिक को हड़प्पा में घुसाने की कोशिश की जा रही है, इस तथाकथित फर्जी ऋग्वेद के रथ और घोड़े के नाम पर, उसमें हाथियों और बाघों का भी जिक्र नहीं है, जबकि ये मुहरों पर, सीलों पर और हड़प्पन्स में ये काफी कॉमन जीव जंतु थे, जबकि हड़प्पन्स में घोड़े की कोई बात ही नहीं है। थर्ड प्रमाण, दरअसल जिस गुजरात के सुरकोतादा में ईसा पूर्व 2100 से लेकर 1700, जिसमें 2100 BC से लेकर 1700 BC के बीच में घोड़े का प्रमाण बताया जा रहा है, उसकी जांच सेंडर बोकोनोई द्वारा किया गया था। एक्चुअली उनका एक्चुअल स्टेटमेंट कभी आपको बताया ही नहीं गया। अगर उनका एक्चुअल स्टेटमेंट आप देखें तो आप पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर लेंगे खुद ही। मैं आपको दिखा देता हूँ हिंदी वर्जन में। उनका स्टेटमेंट था, वास्तविक घोड़े की मौजूदगी ऊपरी तथा निचले जबड़े और दांतों के इनेमल पैटर्न से और सामने के दांतों तथा खुरों की हड्डियों के आकार और रूप से प्रमाणित थी। चूंकि उत्तर प्लाइस्टीन युग यानी ईसा पूर्व 9700 के बाद में हिंदुस्तान में कोई जंगली घोड़े नहीं हुआ करते थे, इसीलिए सुरकोतादा के घोड़े की पालतू प्रकृति संदेह से परे है। इससे दो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। पहली बात कि प्लाइस्टीन यानी कि जो जंगली घोड़े थे वो भारत में 3500 साल पहले तक कभी पाए ही नहीं गए, और दूसरी बात कि जो 3500 साल पहले घोड़े की बात आ रही है, उसके अस्थि कंकाल की बात आ रही है, वो पालतू होना चाहिए। अब इस स्टेटमेंट का अगर आप निष्कर्ष निकालें तो इससे ये पता चलता है कि 3500 साल पहले जो घोड़े की अस्थि मिली है वो कहीं से आयात की गई होगी, क्योंकि जब जंगली घोड़े थे ही नहीं तो पालतू किसको अचानक से बना लिया, कहाँ से टपक पड़े घोड़े। और वैसे भी हड़प्पा में पशुओं का आयात निर्यात कॉमन बात थी। आप टोनी जोसेफ की ही अर्ली इंडियंस पढ़ें, पेज 87 पर वो लिखते हैं कि मेसोपोटामिया के कई दस्तावेज तथा सिलेंडर आकार का मुहर मिला है, जिसमें सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, और मेलुहा से हाथियों, गैंडों और मोरों के मेसोपोटामिया पहुंचने के भी प्रमाण मिलते हैं। और यह मामला पशु पंछियों तक ही सीमित नहीं था। यही नहीं, लेखक तथा यूनिवर्सिटी ऑफ हेलिस्की के दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग के इमेरिटम प्रोफेसर आस्को परपोला भी लिखते हैं कि इस बात का विश्वसनीय ढंग से संकेत किया गया है कि हड़प्पा के लोग कुछ भैंसों को जहाज पर लादकर सिंधु घाटी से लाए थे। सरगोन अभिमान से कहता है कि ये जहाज सुदूर मेलुहा से उसकी नई राजधानी अक्कद आए थे, यानी हड़प्पा में पशु पंछियों का व्यापार होता आया था। ऐसे में अगर घोड़े आयात करके भारत भी लाए गए हों तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। सबसे खास बात तो ये है, जिस अस्थि कंकाल को घोड़े होने का दावा किया जा रहा है वो उसके पहले भी नहीं मिलता और उसके बाद भी काफी लंबे समय तक घोड़े का कोई अस्थि कंकाल नहीं मिलता। तो ये बात पुख्ता हो जाती है कि उस बीच में अगर वो घोड़े का ही अस्थि है तो आयात किया गया होगा। ये तो थी तब बात जबकि उस अस्थि कंकाल को घोड़े का कंकाल मान लिया जाए। लेकिन आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि बहुत से पुरातत्वविदों ने इसको चुनौती भी दी है। रिचर्ड मोडो जैसे उतने ही सम्मानित पुरातत्वविदों द्वारा बोकोनोई के इस सत्यापन को चुनौती भी दी गई, और बहुत सारे पुरातत्वविदों ने इस बात की चुनौती दी। किसी ने उस अस्थि को खच्चर का बताया तो किसी ने गधे की अस्थि माना, यानी कि जो घोड़े का प्रेजेंस हड़प्पा में दिखाने की कोशिश बीबीलाल कर रहे थे वो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रमाणिक नहीं है। एक पल के लिए मान भी ले कि वो घोड़े की ही अस्थि होगी तो भी हड़प्पन कल्चर को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वो आयात की गई होगी। यही कारण था कि सीक्रेट ऑफ सिनोली में भी जो पुरातत्वविद थे किसी ने भी घोड़े का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिया, खुद से ही ढोल बजाते रहे। अब हड़प्पा में जो रथ पाए गए या सिनोली में जो रथ पाए गए वो घोड़े से खींचते थे या किसी अन्य जानवर से, इसके बारे में बहुत सारे पुरातत्वविदों ने सबूतों के साथ अपनी बात रखी है। इसी में से एक है डॉक्टर इरावथम महादेवन। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को भी हड़प्पा चित्रलिपि को समझ
समझने में मदद की है। हालांकि अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातत्वविद हैं। इनका स्टेटमेंट सुने। सिंधु की मुहरों में बहुत से जानवरों के चित्र हैं, लेकिन घोड़े का कोई चित्र नहीं है। घोड़े और आरों से युक्त पहियों वाले रथ आर्य भाषा भाषी समाजों के पारिभाषिक लक्षण थे। सिंधु बस्ती के सबसे दक्षिणी हिस्से में पश्चिमी डेक्कन के दैमाबाद में पाए गए कांसे के रथ में ठोस पहिए हैं और उसे उभरी हुई कुबड़ वाले बैल खींच रहे हैं, न कि घोड़े। यानी ये बता रहे हैं कि जो ठोस पहिया वाला रथ है उसको कुबड़ वाले बैल खींच रहे हैं। ऐसा भी प्रमाण मिला है दैमाबाद में, और वो हड़प्पन काल का ही है। और सिनौली में भी जो रथ मिला है उसके भी पहिए ठोस हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत सारे प्रश्नों पर विराम भी लगा देता है। यहाँ पर यह भी जानना रोचक है कि शाही परिवार का जो प्रधान कब्र है उसमें 2 चैरियट मिले हैं और एक दूसरे कब्र में सिर्फ 1 चैरियट मिला है। और कई सारी ऐसी सभ्यताएं थीं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहां भी ऐसा पाया गया कि अपने मालिकों के साथ लोग उनकी गाड़ियों को भी दफना देते थे, उनके साथ खाने पीने की चीजों को भी दफना देते थे और आभूषण दफना देते थे। कई बार तो नौकर चाकर भी मारकर दफना देते थे। ऐसा मिस्र के पिरामिडों में भी पाया गया है। तो यहाँ से ये बात तो पूरी साफ हो जाती है कि जिस रथ को और घोड़े को यह दिखाने की कोशिश हो रही है, ऐसे शब्द ब्राह्मण ग्रंथों में आए हैं, इसीलिए ये सिनौली उत्खनन ब्राह्मणों का है, वैदिकों का है, तो ये पूरी तरह से गलत होता है। तो यहाँ पे इनकी पूरी पोल खुल जाती है, ये पूरी तरह से नंगे हो जाते हैं। दरअसल ये लोग नंगे लोग ही हैं। जब से डीएनए रिपोर्ट आई है तब से इनके रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन उड़ा हुआ है। ये दिन रात प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, किसी तरह से अपनी लूटी पिटी इज्जत को बचा लें, ये दिखा दे कि ये भी भारत के ही रहने वाले हैं। क्योंकि कब भारतीय जाग जाएंगे, कब यहाँ का बहुजन समाज SC ST OBC जाग जाएगा और इनको सही जगह दिखा देगा। और चूंकि ये विदेशी हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत ही यही है कि इन्होंने अपने को हमेशा उच्च बनाए रखा, सर्वश्रेष्ठ बनाए रखा और ईश्वर की फर्जी गपोड़ गाथा गाई। तो अब ये सवाल बच जाता है कि जब रथ और घोड़े भी इनके नहीं हैं, न दफनाने की प्रथा इनकी है, तो फिर ये सिनौली के लोग थे कौन और किस सभ्यता के थे? इन पर जो प्रतीक चिन्ह मिल रहा है धम्मचक्र जैसा, और जो बौद्ध स्मारकों में त्रिरत्न जैसी आकृति मिलती है, वैसी आकृतियां यहाँ मिल रही हैं, तो फिर ये कौन सी सभ्यता के लोग थे? इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा और वो आखिरी पार्ट होगा, और उससे आपको सिनौली उत्खनन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, उसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में ये कौन से लोग थे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।